नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम अनुपम मिश्रा जी से सन्नद्ध हैं और उनसे बात करेंगे जात की राजनीति पर। और जात की राजनीति को एक बड़ा गहरा धक्का लगा है आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, उसकी भी हम उनसे बात करेंगे। और आरंभ करने से पूर्व आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जयपुर डायलॉग्स का जो एनुअल समिट है वो 25, 26, 27 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये राष्ट्रवादियों का बड़ा जमघट है, जहाँ 80 से अधिक वक्ता, लेखक, चिंतक इत्यादि आएंगे। हमारे अनुपम जी भी पधारेंगे, उन्होंने भी इस पर सहमति दे दी है। इस समय में समिट में हमारा उद्देश्य एक राष्ट्रवादी और हिंदू इकोसिस्टम की स्थापना करना है, और इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आपकी आर्थिक सहायता और योगदान की आवश्यकता है। नीचे दिए हुए लिंक और स्क्रीन पर दिए हुए क्यूआर को स्कैन करके आप इसमें सहयोग कर सकते हैं क्राउड फंडिंग के द्वारा, और रजिस्ट्रेशन जो है वो आज कल में आरंभ हो जाएगा। आइए चलते हैं अनुपम जी के पास। अनुपम जी, स्वागत है आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर। नमस्कार सर। और मैं तो बहुत ही उत्साहित था राहुल गांधी के एक आंदोलन से, जिसमें जो है उन्होंने पूरी तरह से सभी की पहचान, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलाई गई थी, उसके अंतिम स्तर तक ले जाने की तैयारी कर ली थी, जिसमें किसी भी व्यक्ति की कोई भी पहचान जो है उसके प्रोफेशन से नहीं हो सकती, उसके काम से नहीं हो सकती, और भी किसी बात से नहीं हो सकती, उसके कुल से नहीं हो सकती, उसके वर्ण से नहीं हो सकती, केवल उसकी जाति से हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, तो आपको लगता है इससे बड़ा धक्का लगेगा? साहब, मैं राहुल गांधी और अखिलेश गांधी को चिल्ला चिल्ला के सुप्रीम कोर्ट से पूछते देखना चाहता हूं कि जाति कैसे पूछी, जाति कैसे पूछी। सोशल मीडिया पे जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, एक एक जज की जाति की व्याख्या हो रही है। हम्म, सीजीआई ब्राह्मण हैं, विक्रम नाथ कायस्थ हैं, हम्म, फलाने ऐसे हैं। हालांकि हम्म। उनमें एक आपको जैसा कि मालूम है कि जस्टिस BR गवई भी हैं, जो कि वो वो क्रीमी लेयर दलित, वाला जजमेंट उन्होंने ही दिया है, चंद्रचूड़ ने नहीं दिया है। उन्हीं ने दिया है। और उन्होंने बाकी ने इसके उनका सपोर्ट पहले किया है। 3 महीने पहले भी उन्होंने जो जजमेंट दिया था, उसमें भी इन्होंने कहा था बिल्कुल कि कहा साहब था। क्रीमी लेयर होना चाहिए। दिस इज द सेकंड टाइम ही हैज डन इट, दूसरी बार नहीं किया है नहीं, इस उन्होंने। टाइम तो उन्होंने बाइंड कर दिया ना। अब तो 7 जज हाँ जजमेंट में हाँ उन्होंने कहा हाँ कि हाँ, दिस बिल्कुल इज कर हैज दिया, टू बिल्कुल। हैपन लाइक देखिए दिस। देखिए देखिए देखिए, जजमेंट को 2 हिस्सों में समझ लें। ये मामला 1975 का है। 1975 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो पंजाब में दलित हैं, उसमें वाल्मीकि और मजहबी सिखों को 50% शेड्यूल कास्ट के लिए जो भी रिजर्वेशन है, उसमें 50% वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए अलग कर दिया था। फिर साहब भी ऐसे होते होते भाई पहले 25-30 साल करीब ये लागू रहा। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रैश कर दिया। फिर पंजाब हाई कोर्ट, इन्होंने पंजाब सरकार ने दूसरा कानून बनाया, उसको हाई कोर्ट ने क्रैश कर दिया, ये कह के कि साहब सुप्रीम कोर्ट क्रैश कर चुकी है। तो अब साहब यही फैसला आज 7 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, जज अकेला बैठता है तो सिंगल बेंच कहलाती है, 2 बैठते हैं तो डिवीजन बेंच कहलाती है, 3 बैठते हैं तो आई कैन हियर यू वेरी जी। क्लियरली। हाँ। यस, अब आ गई। हाँ। ओके। तीन तीन तो तीन बैठते हैं तो लार्जर बेंच कहलाती है। जी हाँ, वहां से आरंभ फुल कीजिए। बेंच कहलाती है, 3 बैठते हैं फुल बेंच कहलाती है। 3 के बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों कहलाती है? संविधान में 2 तरह से बदलाव होते हैं। एक तो जो संसद होती है, वो और सबसे बड़ी एक तो आज तक 13 की ही हुई है, केशवानंद भारती, 13 जज। हाँ, तो ठीक है, 15 की हो जाएगी, उसमें क्या है, जिस दिन केशवानंद भारती को पलटना होगा तो, हम्म, तो 2 जज बढ़ा दिए जाते हैं, बस और क्या। तो माय पॉइंट इज कि संसद भाई, संविधान 2 तरह से बदलता है। एक तो संसद में कानून पेश करके बदलता है, और दूसरा जुडिशियल स्क्रूटनी से बदलता है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, जुडिशियल ऑर्डर्स से, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बदलता है। तो साहब इन्होंने कहा दिया कि नहीं ठीक है। अभी तक क्या था, इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया था कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है, जो मंडल आयोग को सुन रहा था,
उनका जो ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें आपको एक क्रीमी लेयर लानी पड़ेगी। दलितों के रिजर्वेशन में कभी क्रीमी लेयर की बात ही नहीं हुई साहब, वो तो पहले दिन से 1950 से चल रहा है, 52 से चल रहा है, वो लगातार चल रहा है और उसका कहीं उसमें कोई जिक्र ही नहीं होता। अब हकीकत ये है कि पिछले 80 सालों में एक हमारे मिनट पास रुको आपको, नागराज में किया था, नागराज नहीं में नहीं जो, नागराज ने किया था, नागराज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन वो पलट दिया था फिर। बालाकृष्णन ने उसका इंटरप्रिटेशन अलग कर दिया था। बालाकृष्णन ने उसको पलट दिया और उन्होंने कहा दे आर टू बी ट्रीटेड एज अ होमोजीनियस ग्रुप, उसमें आप अलग अलग टुकड़े नहीं कर सकते। हो क्या रहा है कि साहब 80 साल में एक एक परिवार की तीन तीन चार चार पुश्तें उस रिजर्वेशन को लेती चली आ रही हैं। आप मैंने ट्वीट किया कि साहब, आज नहीं साल भर पहले, कि साहब दलितों में अगर आप क्रीमी लेयर लाते हैं तो एक आईएएस अधिकारी का बच्चा अगर रिजर्वेशन नहीं पाएगा तो वो रिजर्वेशन संजय दीक्षित साहब को या अनुपम मिश्रा को या किसी और को नहीं मिल जाएगा, वो किसी ऐसे दलित को मिलेगा जिसको इसकी ज्यादा जरूरत है, जिसने कभी आरक्षण का लाभ लिया ही नहीं, जिसने इसको कभी टेस्ट किया ही नहीं इस फल को, उसको जाएगा। और साहब ऐसी गालियां मुझको आने लगी, पूछे नहीं। देखिए बात समझें, आज की तारीख में सोशल मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स हो, जस्टिस गवाई को छोड़ दिया या जुडिशरी, इन सब में दलितों का वो क्लास है जो ऑलरेडी इस रिजर्वेशन को ले चुका है और वो इस रिजर्वेशन को अपने बच्चों को पास ऑन करना चाहता है और बच्चों के बच्चों को पास ऑन करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है वो नहीं चाहते कि इसमें क्रीमी लेयर आए, क्योंकि वो हिट हो जाएंगे। जिन लोगों को इससे लाभ है, जिनको इससे फायदा है, जिनको रिजर्वेशन अब तक नहीं मिला, वो इतने गलबिल हैं, उनको बहुत जानकारी नहीं है। तो जब उन्हीं के समाज के पढ़े लिखे लोग चिल्ला चिल्ला के कहने लगते हैं संविधान की हत्या हो रही है, रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, आरक्षण बंद हो रहा है, तो मान लेते हैं इस बात को। हकीकत ये आरक्षण बंद नहीं हो रहा है, आरक्षण का दायरा फैल के उन लोगों तक जा रहा है जिन्हों कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिला। देखिए, आपने ये जो बात कही ना कि चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ये पूरा जो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्पेशली ट्विटर पे, इसको बिल्कुल प्रोमिनेंटली इसको लिखा था और मेरे जो डिस्कशंस हो रहे थे उस समय चुनावों के बारे में, उसमें भी बहुत प्रोमिनेंटली ये कहा था कि ये जो आरक्षण समाप्त हो कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा ये आईएएस आईपीएस रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स की एक लॉबी चला रही है। ये बार-बार कहा था मैंने। और जो लोग जो हैं इसको कंट्रोल कर सकते हैं, सत्ता में थे, उन तक भी पहुँचाया था कि भाई तुम्हारे ही लोग बैठे हुए हैं जिनको तुमने बड़े-बड़े पद दे रखे हैं, वो ही इसको चला रहे हैं। राजस्थान में एक जनजाति आती है मीणा। अब ये जो मीणा जनजाति है साहब, ये अगर आप यूपीएससी के रिज़ल्ट्स उठाकर देखें, विशेषकर जो सिविल सर्विसेज़ का रिज़ल्ट आता है, तो ये पूरी जो जनजाति है, पूरे देश की जनजातियों का 1% भी नहीं है। लेकिन ये 35 से लेके 50% तक सारे पोस्ट ले जाती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ये जनजाति है ही नहीं। मध्य प्रदेश में भी इसको ओबीसी का दर्जा दिया हुआ है। लेकिन राजस्थान में कतिपय कारणोंवश ये बन गई और इसपे कई सारे लिटिगेशन भी हुए। ये भी कहा गया कि भई ये मीणा जो है ये केवल मेवाड़ में होते हैं। आज के इस जजमेंट के बाद अगर सब क्लासिफिकेशन हो गया, तो वो उदयपुर, मेवाड़ के जो भील मीणा हैं, जो गरासिए हैं और जो असली जनजाति वाले हैं, उनको लाभ मिलने लगेगा। उनकी संख्या जो है वो इनसे अधिक है, लेकिन उनकी सर भागीदारी दो एक 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 चीज वो मैं इसमें जोड़ दूं। 5% भी नहीं है। आप जो कह रहे हैं कि राजस्थान में इनको जनजाति में शामिल किया है और मध्य प्रदेश में ओबीसी में, वो फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि केंद्रीय सेवाओं में ये जनजातियों में शामिल है, हाँ, सेंट्रल सर्विसेज में। राजस्थान वाले। हाँ हाँ, अब आप देखें इनकी कुल पॉपुलेशन, आपने कहा 1% नहीं है, इनकी कुल पॉपुलेशन आधी फीसदी भी नहीं है, 0.35, 0.35, आधी फीसदी से भी 1.5% कम है।
और जैसा रिप्रेजेंटेशन है वो आप बता ही रहे। वो तो कोई भी उठा के देख सकता है। तो सारे के सारे जो है पूरा का पूरा जो जनजाति कोटा है वो यही ले जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे बचने के लिए जैसा आपने कहा कि यही लोग जो अपनी जो प्रिविलेज थी, जो अपना विशेषाधिकार थे, वो पुश्त दर पुश्त जो कायम रखना चाहते थे, ये उनके द्वारा किया हुआ हल्ला था। और अब क्या होगा, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पर भी बात कर लें साहब। अब देखिए, जस्टिस पंकज मित्तल ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक जनरेशन से ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। आप सोचिए ज़रा, इससे बड़ी ब्लास्फेमी क्या हो सकती है आज के सोशल जस्टिस के युग में। और उन्होंने तो गीता से भी कोट कर दिया। उन्होंने तो यहाँ भी कह दिया कि हमारे यहाँ इस तरह का कास्ट सिस्टम था ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी जो कि कास्ट नहीं थी। और बाद में जब इसको हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कास्टलेस सोसाइटी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में कई सारे दोष आ गए थे, तो उसको जो है वो फिर से पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी से वहीं ले जाके खड़ा कर दिया गया। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया है जस्टिस गवाई को। अब ये जस्टिस गवाई को क्या कहेंगे, मैं ये जानना चाहता देखिए साहब, आम तौर पे हम जब इस प्रोग्राम पे आते हैं, आप मुझसे सवाल 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 भी करते हैं, मैं जवाब भी करते हूँ। ये हैं। आप आज एक एडवोकेट भी सवाल, हैं तो आप जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं भारत सरकार का वकील रहा हूं। अब मैं एक सवाल साहब आपसे करना चाहता हूं साहब। आप मुझे माने कि मैं समझ सकता हूं कि आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, सरकारी नौकर, वकील, जज, ये सब चाहते हैं कि इनके जो दलित आरक्षण है इनको पुष्ट दर पुष्ट मिलता रहे। मान लिया, एकदम मान लिया सर। जो पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, जगजीवन राम से लेके रामविलास पासवान से लेके मायावती से लेके काशी राम तक, इन्होंने कभी इस बात को क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आप तो जान रहे हैं ना कि आपके समुदाय में, आपके समाज में आरक्षण जो वो है चंद परिवारों तक सीमित रह गया है। चंद परिवारों तक। मैं आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देकर रहा हूं। हमारे यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे श्री राम अरुण साहब। आप उनके लड़कों को भी आपने देखा, आईपीएस भी देखा, अभी मंत्री भी हैं, असीम अरुण साहब। तो आप एक डीजीपी के लड़के से एक मामूली झाड़ू लगाने वाले का लड़का कैसे compete करेगा? तो क्या ये बात बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं मालूम ये बात? अब मेरा सवाल ये है कि जगजीवन राम से लेके काशीराम से लेके पासवान से लेके मायावती से, इनको अपने समाज के जो हित की ये बात करते हैं, इन्होंने कभी इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया कि साहब अगर इसमें क्रीमी लेयर आएगी तो दायरा बढ़ जाएगा आरक्षण का, और आज अगर 10 परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो कल 1000 परिवार लाभान्वित होंगे। इन्होंने कभी से क्यों नहीं उठाया? संजय सर, आप मुझे इस बात पे जवाब। देखिए, मैं एक दोनों प्रकार से इसका उत्तर दे देता हूँ। एक तो सबसे पहले तो जगजीवन राम की बात करूँगा कि जगजीवन राम इसको उठा भी कैसे सकते थे। जगजीवन राम यदि इसको उठा देते तो मीरा कुमार जो है वो कैसे फॉरेन सर्विस की ऑफिसर बनती, आपको पता है? मीरा कुमार लेकिन लेकिन फीमेल लेकिन फॉरेन लेकिन सर्विस के लेकिन मैं ऑफिसर बिल्कुल थी, बिल्कुल बाद में बिल्कुल मान लिया, बिल्कुल। जगजीवन राम लेकिन की जो है ये उत्तराधिकारी बनी। एक्सेप्शन है। बाकी नॉर्मली हमारे जितने नहीं, दलित नहीं, मैं पॉलिटिशियंस, आ रहा उनके हूँ, उस उनके बात पे आ रहा बच्चे हूँ। भी पॉलिटिक्स में ही आ रहे हैं। मैं उसी पे बात पे आ रहा हूँ। आ जाते हैं कांशीराम के बात पे। कांशीराम क्या, जो अधिकतर जो दलित पॉलिटिक्स है, वो दलित पॉलिटिक्स को चलाने वाले ये अधिकारी वर्ग बामसेफ, ही रहे हैं। बामसेफ, बामसेफ। कांशीराम ने बामसेफ से आरंभ किया था। बामसेफ को सारा का सारा फंडिंग जो है वो बामसेफ के थ्रू और इन अधिकारियों के थ्रू कांशीराम को मिलता था। कांशीराम जो थे, जो भी जानते हैं कांशीराम को, वो सब बताते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु का भी एक दलित अधिकारी जो था वो कांशीराम को चंदा भेजता था। तो इनकी पूरी की पूरी जो स्ट्रेंथ थी और जो फाइनेंशियल मसल थी, वो इन्हीं लोगों से आती है। इस बार का भी आप देखें कि पूरी की पूरी जो ये आपका जो ये संविधान ख़त्म हो रहा है, ये किसने आरंभ किया? किसने चलाया? अम्बेडकराइट्स कौन हैं? भीम-मीम में कौन है? ये यही वर्ग हैं जो पुश्त दर पुश्त अपनी एक पकड़ बनाए हुए हैं और पुश्त दर पुश्त चला के, और ये एक ऐसी इच्छा रखते हैं कि भाई ये वर्चस्व कायम कर लेंगे अपना। यही लोग हैं। तो इन्हीं की सहायता से जो पार्टियां चलेंगी, वो इनके हितों का कैसे, इनकी हितों की कैसे अनदेखी कर सकती है? जी। अब उसका दूसरा कारण भी बता रहे थे।
आपने कहा था कि 2 कारण बता नहीं, मैंने देता हूँ। 2 बता दिए ना, एक तो जगजीवन राम अच्छा वाला ठीक बता दिए। अच्छा ठीक है, ओके, ओके। अब अब खड़गे इसका साहब को ले मतलब लीजिए आप जो अब आप जो आप खड़गे साहब को ले लीजिए। अगर मान लीजिए यही जो सिद्धांत है, ये कल को पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में लागू हो जाता है, एग्जैक्टली अब क्या होगा? अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में लागू हो गया तो आपको ओपन सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जो पॉलिटिशियंस हैं, क्योंकि उनको सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव लड़ने की एक लत होगी, हालांकि अभी अखिलेश यादव ने एक एक्सेप्शन करके दिखा दिया आपको फैजाबाद सीट पे, अवधेश प्रसाद को जिता के दिखा दिया। और जो बड़ा रेयर होता है कि साहब उन्होंने नॉन रिजर्व सीट से एक दलित कैंडिडेट को जिता दिया। लेकिन आम तौर पे जितने दलित पॉलिटिशियंस होते हैं, और खास तौर से जो बड़े दलित पॉलिटिशियंस होते हैं, वो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते। काशीराम भी अपवाद थे। काशीराम ने अमेठी से चुनाव लड़ा, काशीराम ने फूलपुर से चुनाव लड़ा, काशीराम नॉन रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते थे। काशीराम भी एक अपवाद थे। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि उनकी जो फंडिंग जिन अधिकारियों के जरिए आ रही थी, एक्चुअली बामसेव जो था वो केवल आईएएस अधिकारियों का नहीं, वो सरकारी नौकरों का एक संगठन था जिसमें बाबू से लेके आईएएस तक सब शामिल थे। एक चपरासी तक उसमें शामिल था। तो सरकारी सेवाओं का एक गुट था। और ये वो लोग थे जिन्होंने आरक्षण के जरिए अपनी नौकरियां प्राप्त की थी, अपनी सहूलियतें प्राप्त की थी, और अपनी इस सहूलियत को वो अपनी पुष्ट दर पुष्ट पास ऑन करना चाहते थे। तो आपका कुल मिलाकर अर्थ ये हुआ कि साहब काशीराम, जिनके कोई बीवी बच्चे नहीं थे और उनको इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, वो खुद नॉन रिजर्व सीट से लड़ जाते थे और राजीव गांधी के सामने लड़ गए थे। यहाँ पे आके वीपी सिंह के सामने लड़ गए। दो दो प्रधानमंत्री के सामने लड़े साहब वो। उन्होंने राजीव गांधी के सामने अमेठी में चुनौती दी और फूलपुर में वीपी सिंह, तो इलाहाबाद में वीपी सिंह को दिया। तो वो इस तरह के चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन चूंकि उनको उनकी जो बैकिंग थी वो बामसेफ से आती थी, और बामसेफ वाले ऐसा नहीं चाहते थे कि साहब आप ऐसा कर सके। लेकिन इस बात का मुझे आज तक कोई एक मुकम्मल जवाब नहीं दे पाया, एक रीजनेबल, एक लॉजिकल आंसर नहीं दे पाया कि साहब अगर उसमें क्रीमी लेयर आता है तो उससे जो अधिकारी वंचित होंगे तो उनकी सीटें किसी सवर्ण या किसी ओबीसी को नहीं जाएंगी, वो दलितों में ही जाएंगी। अब सब आ जाते हैं इस मामला था। देखिए, क्रीमी लेयर को तो था नहीं, हकीकत ये क्रीमी लेयर तो इसमें जस्टिस गवाई लिया है। मामला तो कुछ और था, मामला मामला क्या? क्लासिफिकेशन का था। इसका टाइटल तो, ही है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। हाँ, तो वो तो दविंदर मामला सिंह तो की पिटीशन जो है वो चल रही है। तो मैं फिर से दोहरा दूं, 1975 में पंजाब सरकार ने मजहबी सिखों को और वाल्मीकियों को, देखिए वहां पे भी क्या हुआ। पंजाब सरकार चाह रही थी कि दलित को भी वो दो हिस्सों में बांट के देख रही है। एक वो जो सिख दलित है, एक जो कि नॉन सिख दलित है। बात समझिए, मजहबी सिखों की वहां संख्या बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने क्या किया कि 50% उनको कोटा दे दिया। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि केवल मजहबी सिखों को दिया, उसने वाल्मीकि भी डाल दिए। वाल्मीकि वहां ही नहीं इतने। लेकिन अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि साहब आपने तो धर्म के आधार पे कर दिया, तो कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो हिंदू वाल्मीकियों को भी डाला है, हिंदू वाल्मीकियों को भी हमने डाला है। बेसिकली उन्होंने 50% मजहबी सिखों के लिए कोटा अलग कर दिया। ममता बनर्जी ने यही काम बंगाल में किया। उन्होंने मुसलमानों के लिए पूरी ओबीसी लिस्ट तैयार की एक अलग। तो आपने कहा साहब आपने तो मुसलमानों के लिए उसमें एक दो हिंदू नाम भी डाल दिए। पता चला आपको 60-70 मुस्लिम नेम मिल रहा है, उसमें एक हिंदू नाम मिल गया। तो हो गया कि साहब रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं किया, हमें मत कहिएगा। तो उन्होंने इसको रिलीजियस ग्राउंड पे बेसिकली करना चाहा था। ये प्रॉब्लम कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में भी नजर आई है वैसे। तो वहां पे भी दलितों में एक जाति संघर्ष है, आपस में संघर्ष है। ये संघर्ष आपको उत्तर प्रदेश में भी नजर आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इसका सब क्लासिफिकेशन करने का मुझे कोई हालात नजर नहीं आता। इसका सिंपल कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में जो दलित हैं वो ओवरवेलमिंगली जाटव हैं। मतलब 90% से ज्यादा जाटव है। ऐसे तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे हम लोग, तो उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? उत्तर जैसा कि हम प्रदेश में जानते देखें, हैं, देखा हम जानते हैं कि जाटव जो है वो
सबसे अधिक यहाँ पर जो अम्बेडकराइट टाइप के या मायावती के समर्थक या आपके चंद्रशेखर रावण के समर्थक जो हैं, वो आपको इन्हीं जाटवों में से मिलेंगे। और इनमें से लगभग ये कह सकते हैं कि नगण्य ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये उचित रहेगा कि वो सब क्लासिफ़िकेशन तुरंत करे और क्रीमी लेयर तुरंत लागू करे, क्योंकि सबसे अधिक मैं तो देखता हूँ कि सबसे अधिक फ़ायदा ही जाटवों ने उठाया है इसका। नहीं, आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन देखिए अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनावों में अगर मायावती पिछली बार की तरह बहुत पावरफुल पोजीशन में नजर नहीं आती हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए बसपा वोट 2022 में बड़ी मात्रा में भाजपा में गया था और तमाम सीटों पे भाजपा की जीत का कारण बना था। भाजपा अभी भी उस पे काउंट कर रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में कोई फॉर्मूला लाकर, अच्छा देखिए, कोई और सरकार करे, कांग्रेस सरकार भी करे तो चल जाता है। जब भाजपा सरकार चलती है तो बात होती है कि संघ कर रहा है, और जो एक अम्बेडकराइट को जो पहली घुट्टी पिलाई जाती है, इस आप संघ दुश्मन, आरएसएस दुश्मन है। तो ऐसे में यूपी में ये कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, कम से कम मुझे नहीं लगता कि साहब वो उत्तर प्रदेश में कोई क्रीमी ले ला पाए। लेकिन आप देखिए जो अभी रोहिणी आयोग है, रोहिणी आयोग हो भी गया, उसको सबमिट भी हो गया, वो प्रेसिडेंट को भी चला गया, जहां तक मेरी जानकारी है शायद उसको प्रेसिडेंट की सहमत भी मिल गई है। उन्होंने उसमें जो ओबीसी में क्लासिफिकेशन किया है 7-11-9 किया है, क्योंकि साहब जिनको बहुत ज्यादा आरक्षण मिल चुका है उनको 7% में सीमित कर दिया गया है, यादव कुर्मी जैसी जातियों को, फिर 11% और फिर 9%, ऐसे करके उन्होंने आरक्षण का वर्गीकरण किया है रोहिणी आयोग का। वो अब तक मैं तो मान के चल रहा था कि सब चुनाव के पहले शायद जारी हो जाएगा, पर चुनाव हो गया, सरकार बन गई, देखे कब जारी होता है, लेकिन जारी होना है, 100% जारी होना है। ये क्लासिफिकेशन आप नीतीश कुमार द्वारा पहले भी देख चुके हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा टाइप। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार इस क्लासिफिकेशन को कर चुकी है, तमिलनाडु में ये क्लासिफिकेशन हो चुका है, आंध्रा में हो चुका है ये क्लास ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी में इंदिरा साहनी जजमेंट में क्रीमी लेयर की बात स्पष्ट रूप से हो गई थी, तो वहां पे क्लासिफिकेशन हो गया। तो लगातार ये क्लासिफिकेशन अलग अलग स्टेट में चल रहा है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट ऐसा है जिसमें ओबीसी में इस तरह का क्लासिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। उसके लिए इंदिरा ये रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होने की प्रतीक्षा हो रही है। लेकिन जब दलितों की बात आती है तो साहब पहले दिन से, जैसा कि आप जानते हैं कि एक नागराज केस छोड़ दिया जाए, तो लगातार सुप्रीम कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं थी। जस्टिस बालाकृष्णन ने ही इसको एकदम ट्रैश कर रखा था। अब ये फिर, हालांकि आप देखें बीच में जब प्रमोशन में आरक्षण की बात आई थी तो वो 5 जजों की बेंच थी, उस समय सीजीआई दीपक मिश्रा थे, लेकिन वो जजमेंट लिखा था जस्टिस रोहिंटन नारीमन ने, और जस्टिस रोहिंटन नारीमन ने जो जजमेंट लिखा था उसमें भी उन्होंने क्रीमी लेयर की बात की थी। ये या 2018 की बात है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सितंबर जर्नल 2018 की सिंह बात है। तो जर्नैल सिंह या उसमें कुछ भी, इस तरह से जजमेंट है वो। जी अजय सिंह वाला केस, वही एग्जैक्टली। तो उसमें भी जस्टिस जस्टिस नरीमन ने क्रीमी लेयर की बात की थी, उन्होंने कहा था क्रीमी लेयर होना चाहिए। अच्छा, आज भी जो एक एक जजमेंट आया, आप सोशल मीडिया पे जाइए, एक एक जजों की जाति जांची जा रही है लगातार, कौन जज कैसा है। अब उनको हुँ, थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि क्रीमी लेयर की बात उठा के जो शख्स लाए हैं वो खुद ही दलित समुदाय से आते हैं, और पहली बार नहीं लाए, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी, चुनाव के पहले भी ला चुके हैं। वो तो जस्टिस हुँ, गवाई पहले, बी आर गवाई पहले भी इस बात को कह चुके हैं कि जो लोग हुँ। ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेटल्ड है उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, आरक्षण की आवश्यकता जिनको है उनको मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से फिलहाल कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट होते मैं नहीं देख रहा हूं, तो सर आप बेहतर बताएंगे। पर मुझे नहीं लग रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 के पहले, क्योंकि विधानसभा में अभी तक मायावती जीरो हो गई। जब मायावती लोकसभा में जीरो हो जाती है तो विधानसभा में भी उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जब विधानसभा में उनके चांसेस कम हो जाते हैं तो चूंकि आप जब एस सी एस टी आयोग में देखें आप, ये जो मुकदमे होते हैं, उन मुकदमे में आपको 85% मुकदमे दलितों के खिलाफ ओबीसी समाज से आए हुए लोगों के उस किए हुए जुर्मों के अनुसार मिलते हैं। तो उसमें और ये मुकदमे समाजवादी पार्टी सरकार में कई गुना बढ़ जाते हैं, कि मुकदमे भी बढ़ जाते हैं, जातियां भी बढ़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर सपा सरकार को रोकने के लिए दलितों का, मायावती का, जाटवों का एक वर्ग 2022 में भाजपा की तरफ बड़ी मात्रा में आया था,
और कई सीटों पर ये जीत का मतलब कारण रहा था। ऐसे में भाजपा अभी भी उसके ऊपर काउंट कर रही है। उनका मालूम है लोकसभा चुनाव अलग था, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने की बात थी। उत्तर प्रदेश में अभी भी दलित समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग या शायद सबसे बड़ा वर्ग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनते नहीं देखना चाहता, संजय सर। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसका कोई आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट अखिलेश। होगा। आ रहे हैं अखिलेश, मैं हमेशा कहता हूं नारा नहीं धमकी लगने लगा। तो वो उस धमकी ने बहुत लोगों का दिमाग बदल दिया साहब। अच्छा, बिहार में आप देखें, ओबीसी को लेके बिहार में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, पूरे साउथ इंडिया में, बिहार में नीतीश कुमार ने किया, लेकिन दलितों में अभी तक कोई हाथ नहीं लगा पाया था। अभी देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए पंजाब में तो हो जाएगा, पंजाब सरकार तो चाह ही रही है, वो तो अपील में ही आई है, वो तो वहां तो हो जाएगा। और वो भी जो होगा वो बेसिकली रिलीजियस ग्राउंड पे होगा। उनको मजहबी सिखों को आरक्षण देना है और 50% देना है। उसमें वाल्मीकि नाम मात्र के होंगे, वो मजहबी सिखों को 50% आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन यही दलितों के बीच में एक लड़ाई आपको आंध्र प्रदेश में भी चलती नजर आ रही है, कर्नाटक में भी चलती नजर आ रही है। तो अभी देखना होगा कहाँ कहाँ सरकारें इसको लागू कर पाएंगी। उत्तर प्रदेश के लिहाज से कम मेरा अपना आकलन ये है सर कि शायद ये अभी भाजपा सरकार ये एक्सपेरिमेंट ना करना चाहे। हाँ, लेकिन जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, तो बहुत कुछ सरकारों के हाथ में नहीं रहता, फिर कोई जाएगा कोर्ट में और कोर्ट से आदेश करवा लेगा। खैर ये अरे तो भाई, बात है अमन, इसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो एससी एसटी एक्ट पर भी आया था, और सरकार ने उसको पलट दिया था, जिसको नरेंद्र मोदी का शाहबानो मूवमेंट किया कहा गया था। अंतर यहां पे सिर्फ एक है संजय सर, कि एससी एसटी एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, केंद्र सरकार ने उसका विरोध कोर्ट में किया था। आज हम देख रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सब लोग वहां पे बेंच के साथ खड़े नजर आए और उन्होंने कहा कि साहब हम सब क्लासिफिकेशन, क्रीमी लेयर की बात नहीं हुई थी, सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए हम तैयार हैं। सरकार इसमें अपनी सहमति दे चुकी है, सरकार इसको पलटने नहीं जा रही है। सोशल मीडिया पे जो बवाल मचा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर किसी को घेरा जा रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा जा रहा है कि साहब ये तो तैयार है, ये तो तैयार हो गए तुरंत। और एक और मजेदार बात चल रही है लगातार कि साहब सुप्रीम कोर्ट जमाने से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस लेके रखी है। उसमें उसमें आपकी वो साहब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में ना ओबीसी आरक्षण मिलता है, ना दलित आरक्षण मिलता है। तो इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट जमाने से अपने पास ले रखी है। उस पर अगर वो फैसला सुना दें, बता दें कि संभव ही नहीं है उनको दलित मानना, सॉरी उनको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मानना संभव नहीं है, पहले भी फैसले आ चुके हैं, आज तक एक भी फैसला उनके फेवर में नहीं गया है। तो अगर वो फैसला आ जाए तो वहां आरक्षण शुरू हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ एक ये भी बवाल चल रहा है कि साहब एमयू का केस तो आप जेब में रख के बैठे हैं, उस पर आप फैसला नहीं सुना रहे हैं, उसमें आप जजमेंट रिजर्व किए, उसको आपने पॉकेट वीटो कर रखा है। हमारे ऊपर आपने तुरंत फैसला जो हमको क्रीमी लेयर में लाने के लिए आपको बड़ी जल्दी है। देखिए जी, अभी तो इसमें और भी चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें अभी ये भी होंगी कि भाई इससे एक जागरण भी आरंभ होगा। हिस्टोरिकली होता क्या है और है क्या, जो सामाजिक वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो ये है कि जो पूरा का पूरा जो अभिजात्य वर्ग जो बना है एससी एसटी में, और जो लीडरशिप पोजीशन पे है, वो लगभग एक्सक्लूसिवली इन्हीं क्लासेस से है। यानी कि जो लाभार्थी जिनको कहें, कि जो ये पूरे के पूरे जो रिजर्वेशन के लाभार्थी हैं, यही 90% आपके नहीं सर, एक सवाल मेरा, एक लीडरशिप सवाल आपने, पोजीशंस में भी है। एक सवाल मेरा, आपने कहा कि जागरण आरंभ होगा। दलितों में जो कुछ भी जागरण हम पिछले 50 साल में देख रहे हैं, वो गांव गांव फैले हुए इन अम्बेडकराइट स्कूलों के माध्यम से देख रहे हैं। और वो क्या गुट्टी पिला रहे हैं, वो क्या जहर पिला रहे हैं, वो आपको भी मालूम है। तो ये नहीं जागरण मैं के लिए सरकार को स्टेप उठाना पड़ेगा। नहीं, सरकार को तो उठाना पड़ेगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं। इनमें से ही बहुत सारे, जैसे मैं राजस्थान की बात कर सकता हूँ कि राजस्थान में जो रिजर्वेशन है, मान लीजिए जो एससी का जो रिजर्वेशन है, जो एसटी का रिजर्वेशन, मैंने आपको ग्लेरिंग बात सुनाई, तो यहाँ तो पूरी की पूरी फॉल्ट लाइन जो है वो मेवाड़ वर्सेस जयपुर एरिया जो है, आपका जो जयपुर एरिया है, यहाँ पे ये आपके जो मीणा समुदाय जो रिजर्वेशन लेके जाता है वो जयपुर एरिया में,
और जो अपने आप को असली ट्राइबल कहते हैं वो सारे के सारे मेवाड़ में हैं। तो ये फॉल्ट लाइन तो बहुत पहले से, यहाँ तो तुरंत ही आरंभ हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, अभी आप 10-15 दिन 20 दिन में देख लीजिएगा। इसी प्रकार से जो एससी की जो स्थिति है यहाँ पर, तो ये जो आपके जाटव बैरवा जो समाज है यहाँ का, वो ही 90% एससी का बेनिफिशियरी है। तो बाकी लोगों में बड़ा चर्न चल रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी मिल चुके हैं इस तरह से कि साहब हम क्या करें, सारा का सारा रिजर्वेशन तो ये ले आते हैं। ये लोग वो हैं जो नौकरियों में किसी तरह से पहुंच गए, लेकिन उस समय इनको ये लगता था कि साहब की नौकरियों में हम तो पहुंच गए, बाकी आगे क्या होगा, हमारे समाज वालों को क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि यही लोग ले जाते हैं सारी की सारी कॉर्नर करके। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, कम से कम राजस्थान की तो मैं बता सकता हूँ आपको। और साउथ में तो ये और भी एक्यूट है, वहाँ और भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब मैं चलता हूँ एक दूसरे विषय पे। ये तो एक सामाजिक और ये अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स और इसका सबका तो सब कुछ होगा। राहुल गांधी की जातीय जनगणना का क्या होगा? कुछ चीजों का मेरे पास जैसे जवाब नहीं है। जैसे कोई उनसे ये क्यों नहीं, उनको जब वो कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कितने अधिकारी ओबीसी हैं, तो निर्मला सीतारमन उनको राजीव गांधी फाउंडेशन का फोटो दिखाती हैं और पूछती हैं कि इसमें कितने ओबीसी रखे आपने, इसमें कितने दलित रखे आपने, इतने कितने, मतलब वो तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके दरबारी है, और कोई है ही नहीं। वो भी लेकिन दलित एक हो गए, सवाल आपको पता नहीं है क्या? उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, उनका उनसे एक पुनर्जन्म सवाल हुआ है दलित के रूप में। एक सवाल जो राहुल गांधी से ये भी पूछा जाना है साहब, कि आप पूरे देश में जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं इसी सदन में कराएंगे, चलिए करा लीजिए। लेकिन वो जो टैक्स पेयर के पैसे के 300 करोड़ 3 अरब रुपए खर्च करके सिद्धारमैया ने 8 साल पहले पिछली सरकार में जातिगत सर्वे कराया था, उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हो? उन्होंने पिछली बार भी जारी नहीं की और इस बार भी, मतलब पूरे देश में सर्वे कराएंगे और जो सर्वे हम अपनी सरकार में करके बैठे हैं उसको जारी नहीं करेंगे। कमाल है सर। रास्ते चलते रिपोर्टरों से उनकी जाति पूछेंगे, उनके मालिक की जात पूछेंगे, रिपोर्टर को कांग्रेसियों से पिटवा देंगे। मैं तो अखिलेश यादव की नहीं, प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस में कोई प्रश्न पूछेगा तो उससे उसकी जात पूछ लेंगे। उससे जाति पूछेंगे। अरे छोड़िए साहब, मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा मैं, नाम बताओ, सरनेम बताओ, जात बताओ, और उसके बाद उसकी जात का मौखल उड़ाना। अरे ये भी जाने दें, हम तुम्हारे कपड़े से तुम्हारी जाति पहचान लेते हैं, अखिलेश यादव का बयान। हम तुम्हारे कपड़े से तुम्हारी जाति और तुम्हारी मानसिकता और तुम्हारी राजनीतिक विचारधारा पहचान लेते हैं, ये अखिलेश यादव का बयान। हर चैनल पे आके कहना हम यादव हैं इसलिए हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये अखिलेश यादव का बयान। जातिगत जनगणना, अरे मतलब आपका तो नारा ही पीडीए है। अरे पीडीए कोई एमबीए की तरह डिग्री थोड़ी ना है, पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आपका तो नारा ही जातिगत नारा है। और जाति कैसे पूछा, और एक तो उनका अपना अंदाज भी हो, तू तड़ाक पे उतर आते हैं, जाति कैसे पूछा तूने, जाति कैसे पूछा तूने, ये एकदम समझ के बाहर है। ये दो तरफा बातें हैं। जो लोग दिन रात जाति 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 कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं जाति कैसे पूछा। कि मैंने तो कमाल कल की बात। सवाल एक और भी उठाया था। मैंने कहा भैया ये बताओ कि यादव कैसे ओबीसी हुए, इसका इतिहास बताओ। क्योंकि 1931 में जो जातीय जनगणना लास्ट बार हुई और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने उसको समाप्त कर दिया, उसके पीछे एक बड़ा कारण थे राव बलबीर सिंह। आप जानते हैं राव बलबीर सिंह कौन थे? राव इंद्रजीत सिंह के दादाजी। और उन्होंने अखिल भारतीय यादव अहीर क्षत्रिय महासभा बनाई थी, और उस यादव अहीर क्षत्रिय महासभा के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के उस कारनामे को उसका विरोध किया था, जिसमें उन्होंने यादवों को शूद्र वर्ण में डाल दिया था। आप यदि दक्षिण भारत के जो वंश हैं, राजवंश हैं, उनका सर्वे करेंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ी संख्या में यादव राजवंश मिल जाएंगे। देवगिरी के यादवों को सबको पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जो विजयनगर वाले जो थे वो भी यादव थे, और जो वर्तमान जो मैसूर का राजवंश है वो भी यादव है।
तो ये एक तरफ तो अपने को भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं, तो भाई भगवान कृष्ण तो यदुवंशी थे, क्षत्रिय थे और उनको ग्वाला कहा था, उसी बात पर शिशुपाल का वध हुआ था। शिशुपाल वध की पूरी कथा पढ़ लें कि शिशुपाल ने उनको क्या कहा था और वो जो 100 गालियां दी थी वो क्या थी, उसमें अधिकतर जाति सूचक गालियां थीं। तो ये जो है ये अपने आप को ओबीसी बना लेते हैं, चूंकि इनके पास संख्या बल है, चूंकि इनके पास राजनीतिक बल है, इसलिए ये तो बन जाते हैं ओबीसी, और जो वास्तविक ओबीसी है उनका अधिकार छीन के और ऊपर खड़े खड़े जात जात चिल्लाते हैं। इस बात का क्या जवाब है अखिलेश यादव के पास? क्यों नहीं लोग इनसे पूछते ये बात? सब बहुत, मैंने कहा ना, कुछ बातें समझ के बाहर हैं। पहली बात ये कि आप उत्तर प्रदेश में आए, मैं आपको दिखाऊं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े लैंड होल्डर्स हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, वो कुर्मी समाज से आते हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं। यादवों को आप देख लें, मैं अक्सर कहता था, मैं यादवों से पूछता था कि भाई आप कितनी तरह से पिछड़े हो सकते हो, पैसे के मामले में, संपन्नता के मामले में, दिमाग के मामले में, शरीर के मामले में। ये सब गोधन गजधन बागधन और रतन धन खान, सबसे पहले गोधन। गांव गांव लोगों के पास कुछ हो ना हो, यादवों के पास हमेशा मवेशी रहे, जानवर रहे, गाय रही है, भैंस रही है, शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट रहे हैं, दिमाग से बहुत तेज हैं। आप उनके दिमाग में कहीं कोई आप कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें कि उनका जो कट ऑफ जाता है वो जनरल के बराबर टक्कर पे ज्यादा जाता है। उसमें क्या है, तो वो उन्होंने किस तरह पूरे ओबीसी नाम को मोनोपोलाइज कर लिया, हाईजैक किया। ओबीसी हाईजैक कर लिया कि यादव ओबीसी माने यादव। 2014 में यही मोनोपोली टूटी जब नरेंद्र मोदी ने अपना दांव लगाया नॉन यादव ओबीसी पर। उन्होंने यादव और नॉन यादव ओबीसी को बिहार और उत्तर प्रदेश में अलग किया और उनको समझाया कि सब सारा इसमें जो लाभ हो रहा है वो यादवों को हो रहा है। फिर उसमें एक कुर्मियों का भी अपना एंगल आ गया। बहरहाल वो सब अपनी जगह है। कुल मिलाकर इन्होंने अब धीरे से तमाम ओबीसी जातियों में इस बात की वो है। अच्छा, यादव का भी आप देख लें, वो प्रशांत किशोर कहते हैं ना, लालू यादव के लिए, मुलायम यादव के लिए, कहते हैं साहब ये यादववादी नहीं, ये तो परिवारवादी हैं। ये तो कहते हैं कि कोई भी यादव नहीं बनेगा, हमारा लड़का बनेगा। तो वो उसके बाद भी उनको अपनी कास्ट, आज आप मेरे को बताए दे सके सर, बाकी ओबीसी आप जाने दें, अखिलेश यादव को और लालू यादव को अपनी कम्युनिटी की जो बैकिंग प्राप्त है, उतनी कट्टर बैकिंग तो मायावती या किसी और कास्ट लीडर को नहीं प्राप्त। फेनाटिकल बैकिंग है साहब, फेनाटिकल। क्योंकि पिछले 90 से लेकर यहां तक पिछले 35 साल में वो सबसे बड़ा एक लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ है। हर जगह, नौकरी में, बिजनेस में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह, टीचिंग में, हर जगह एक बहुत बड़ा उन्होंने लाभार्थी वर्ग बनाया है, इसमें दो राय नहीं है। और आज वो उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इसी के चलते अभी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट की भी बात है। नीतीश कुमार ने इसी के चलते ओबीसी को क्लासिफाई भी किया, पिछड़ा, अति पिछड़ा वगैरह भी आपने देखा बिहार में। अब ये देखिए रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ जाए तो इसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन हो जाएगा। पर ये एक ओबीसी पॉलिटिक्स एक अलग चल रही है। दिक्कत कहां सिर्फ आती है कि साहब 24 घंटे आप जाति की बात करने के बाद, देखिए राहुल गांधी को तो मैं क्या ही कहूं। मैं एक आजकल भाई एक धारणा बनी कि राहुल गांधी ने संसद का, अभी बात हो रही थी कि साहब अनुराग ठाकुर ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। तो बात सिर्फ इतनी कि राहुल गांधी ने जो संसद की जो संसदीय डिबेट को जिस स्तर पे पहुंचा दिया, वहां पे उनको अनुराग ठाकुर की जरूरत थी। और इस स्तर पे जाके उनसे बात करना बहुत जरूरी था साहब, बहुत जरूरी बहुत था। ज़रूरी था। करण आई समझे, एग्री, बहुत जरूरी था। कंप्लीटली हाँ, एग्री, बिल्कुल हाँ, वरना पूर्णतः सहमत हूँ आपसे। वो जो बोल रहे हैं बाहर पब्लिक में चला जाता है, राहुल भैया ने ऐसा कह दिया, राहुल भैया ने वैसा कह दिया। यार कुछ भी आप कह रहे हैं और कैसे भी आप कह रहे हैं। जो आदमी चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जात को हर महफिल में डिस्कस करता है, फर्जी ओबीसी है, ऐसा है, जाति ऐसी है, जाति वैसी है, उसको ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वो अपनी जाति पूछने के नाम पे कहता है मेरा अपमान हो गया। जो आदमी दिन रात अपने आप को दत्तात्रेय दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण बताता हो,
वो जाति का नाम पे आने पे अपमान हो गया। जो आदमी अपने को यादव कह के ही बात करता हो, वो चिल्ला के पूछ रहा है जाति। तो जिस बात से मेरी इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, मैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी को चिल्ला चिल्ला कर सुप्रीम कोर्ट से पूछता देखना चाहूंगा कि जाति का नाम कैसे लिया। बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जो कुछ होगा आपके वो इनका होगा तो होगा। लेकिन राहुल अखिलेश यादव का तो जो होगा होगा। सबसे ज्यादा समस्या तो राहुल गांधी के आने वाली है। राहुल गांधी को सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए भी होती है, आप देखिए कोर्ट के खिलाफ वो कभी कोई एक वर्ड नहीं कहते हैं। उन पे जिस नवैयत के मुकदमे और जितनी जगह मुकदमे चल रहे हैं, नाक्चा हरार से लेकर डिफेमेशन तक, राहुल गांधी अगर वो तो कुछ कह ही नहीं सकते कोर्ट के फैसलों पे, आप उसको भूल जाएं। लेकिन एक बात आप आज मैंने मान के उनका चलें, आह्वान किया है कि भाई बोलो, अपना ज्ञान दो भाई इसके ऊपर। राहुल वो तो गांधी क्या, राहुल गांधी अपना ज्ञान गूगल से लेते हैं, वो भी खुद नहीं पढ़ते, कोई ला के देता। आप देखिए उन्होंने कहा चक्रव्यूह और पद्मव्यूह एक होता है। द्रोणाचार्य ने महाभारत में चक्रव्यूह 13वें दिन और पद्मव्यूह 15वें दिन बनाया था। चक्रव्यूह चक्र के आकार का होता है, पद्मव्यूह रथ के आकार का होता है, जिसको बीचों बीच में कमल होता है। राहुल गांधी को कमल चाहिए था, कमल भाजपा का इलेक्शन सिंबल है, उनको प्रधानमंत्री के सीने पे कमल है कहना था। तो कमल के लिए उन्होंने पद्म व्यू पकड़ा, पद्म व्यू को उन्होंने चक्रव्यूह से मिला दिया। गूगल पे आप जाएंगे तो चक्रव्यूह पद्म व्यू आपको एक ही समझ आएगा। लेकिन अगर आप विकिपीडिया में लिखा महाभारत, हुआ है ना। हाँ वो विकिपीडिया, हाँ, विकिपीडिया में और लिखा लेकिन हुआ अगर है। आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य ने ये दोनों व्यू 13वें और 15वें दिन बनाए थे। महाभारत कौन पढ़ेगा साहब? जब विकिपीडिया है तो महाभारत क्यों पढ़ेगा? आप राहुल गांधी को महाभारत पढ़ाना चाहते हैं? उनके लिए विकिपीडिया अंतिम सत्य है। सर, जात की बात हो गई, राहुल गांधी अखिलेश की बात हो गई, लेकिन चूंकि राहुल गांधी के और अखिलेश के उस दिन की बयान की बात हो रही है, अनुराग ठाकुर की बात हो रही है, तो उस दिन की चर्चा शशि थरूर की किताब के बगैर अधूरी है। मैं मैं कहें भाई दो, शशि थरूर की इस पुस्तक को मैं समझता हूं लोगों को पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक लिखते समय शशि थरूर को नहीं मालूम था कि उनको एक दिन कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी होगी। ये पुस्तक उन्हें 1989 में ये पुस्तक जारी हुई और उसके 20 साल बाद शशि थरूर कांग्रेस में आते हैं। अब दिक्कत क्या है कि इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि 1947 में, 1947 में भारत का प्रधानमंत्री एक धृतराष्ट्र बना। बात सुने, भाई मैं तो बहुत समय से कह रहा हूँ मैं देखिए। हम सुन ले सर, मैं भारत आपकी का बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रधानमंत्री, सुन ले, प्रधानमंत्री धृतराष्ट्र बना और उसकी पार्टी का नाम था कौरव पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जगह कौरव पार्टी। उस धृतराष्ट्र के एक पुत्री उत्पन्न हुई जो कि 100 कौरवों के बराबर थी और उसका नाम था दुर्योधनी, इंदिरा, वो प्रिया दुर्योधनी। अब आप सुने, चूंकि इंदिरा गांधी के नाम प्रिया करके था, तो प्रियदर्शनी था, प्रियदर्शिनी। हाँ, तो प्रिया जोड़ के प्रिया दुर्योधनी, उसका नाम था प्रिया दुर्योधनी, जिसने हाईकोर्ट से अपने खिलाफ आदेश आने पे इमरजेंसी लगा दी। ये और आगे लिखते हैं शशि थरूर कि जब धृतराष्ट्र की पत्नी मर रही थी तो वो वायसरॉय की बीवी से इश्क लड़ा रहे थे। जब देश का बंटवारा हुआ और लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो रहे थे तो वो वायसरॉय की बीवी से इश्क लड़ा रहे थे। गलत है और वैसे ये वायसरॉय, एक्चुअली। वो तो 1935 में ही मर गई थी। तो अरे आप सुने, तो उसके बाद वो कहते हैं कि वायसरॉय का नाम दिया उन्होंने लॉर्ड ध्रुपद। ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी थी, और द्रौपदी उन्होंने बताया लोकतंत्र को। जिन्ना को कर्ण बना दिया, पटेल को विदुर बना दिया, और गांधी को गंगा जी नाम दे दिया। और देखिए गांधी के बारे में क्या लिखते हैं, क्या गंगा जी बकरी का दूध पीकर शेला बहन के साथ बिस्तर में लेट के अपने ब्रह्मचर्य का इम्तिहान ले रहे थे, और उसको माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ कह रहे थे। ये तो बहुत ही देखिए जोरदार इस मामला है। किताब का हिंदी अनुवाद उपलब्ध नहीं है, अंग्रेजी में पढ़ सकने वाले अंग्रेजी में पढ़ें। हिंदी में जानने की इच्छा है तो मेरे चैनल घूमता आईना पर जाएं, इस पे मैंने विस्तृत रूप से बात की। और इसको अनुराग ठाकुर उठा देते हैं।
तो वो हाँ। शशि थरूर जो नॉर्मली बड़े ही प्रखर वक्ता है, तो एकदम गड़बड़ा जाते हैं, कहते हैं अरे वो तो उतनी पुरानी किताब ले आए आप, वो तो व्यंग्य था। तो क्या, हाँ लेकिन व्यंग्य था किस पे? व्यंग्य था किस पे? धृतराष्ट्र कौन है? तो व्यंग्य था किस पे? बल्कि इसको सबसे पहले पकड़ता है अगर कोई, तो जगदम्बिका पाल साहब पकड़ते हैं, क्योंकि उस समय वो पीठासीन अधिकारी थे। हम्म, उन्होंने कहा भी क्या कर रहे हो अनुराग, क्या आप इनको कांग्रेस से निकलवा के ही मानोगे? क्यों कॉल दिलवा के ही मानोगे? शशि थरूर ने इस चुनाव के पहले कहा है कि मेरा अंतिम चुनाव होगा। उनकी बात हाँ। प्रोफेसी साबित हुई है, कम से कम कांग्रेस से तो उनका ही अंतिम चुनाव आप मान ले हो गया। अब ये तो हो गया, अब तो ग्रेट इंडियन नॉवल पढ़ी जाएगी, सब लोग देखेंगे। और एक बात और भी है ना, खास बात, आप तो प्रयागराज में बैठे हैं, तो अब अभी कुछ लोग जो है इसको ये प्रयास कर रहे हैं चलाने का कि साहब कि देखिए कि फिरोज गांधी को महात्मा गांधी ने गोद ले लिया था, तो इसलिए वो हिंदू हो गए। तो यदि ऐसा है तो आप जरा बताएं कि फिरोज गांधी जी की जो अंतिम क्रिया संस्कार, आप तो प्रयागराज में ही बैठे हैं, तो जरा बता दें दर्शकों को। नहीं, देखिए 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 देखिए, मतलब एकदम एकदम फर्जी बात करना ठीक नहीं लगता है। हाँ, कोई गोद वोद नहीं लिया था। आप देखें यहाँ पे जहां मैं बैठा हूँ, उसके पड़ोस वाले बंगले के बाहर, काश कि मैं भी जाता, फोटो खींच के आपको दिखाता। ये जो पारसी समुदाय था, एक जमाने में प्रयागराज का बड़ा समुदाय और सबसे संपन्न परिवार हुआ करता था। और जिस सिविल लाइंस में मैं बैठा हुआ हूँ, जो यहाँ का सबसे महंगा इलाका है, यहाँ आधे से ज्यादा सिविल लाइंस पारसियों के पास था। उनका नाम जो है, जिनके यहाँ थिएटर भी हैं, सारे बंगले भी हैं, और जो कि फिरोज गांधी के सगे रिश्तेदार, उनका नाम दोसा गांधी। तो दोसा गांधी इज नॉट गांधी, इट इज ज्ञानी। GHANDI। जो एच है वो डी के बाद लगने की जगह जी के बाद लगा है। हम्म। वो गांधी था, गांधी। उसको उन्होंने एच को उठा के इधर करके अपने को गांधी बना लिया, क्योंकि उस समय गांधी बाबा की लहर चल रही थी। फिर उस गांधी ने अपनी गांधी टोपी पहनी, सर से गंजे हो चुके थे, फिर वो गांधी टोपी पहनी, अपने को गांधी लिखना चाह। एक बात, उनकी खबर है साहब यहाँ पे, उनको बाकायदा दफनाया गया। वो अलग बात है कि उस कब्रिस्तान में, ये पड़ोस में मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पारसी कब्रिस्तान है। प्रयागराज से सारे पारसी जा चुके हैं, सारे पारसी जा चुके हैं। यहाँ पे इनका एक मंदिर है, फायर टेम्पल जिसे कहते हैं, जिसमें 125 साल से आग जल रही है, बुझी नहीं है। उस हम्म। आग को जली रखने के लिए मुंबई से एक प्रीस्ट लाया गया है, जो वहां रहता है और वो आग जलाकर रखता है। तो यहाँ पे पारसी बचे नहीं। और यहाँ पे जो पारसी कब्रिस्तान है, जिसमें फिरोज गांधी की कब्र है साहब, आज तक न राजीव गांधी आए, न संजय गांधी आए, न राहुल गांधी आए, न प्रियंका गांधी आई, न सोनिया गांधी आई। उस पे 2 बार अगर कोई आया है, एक बार सुना है कि बहुत पहले, इमरजेंसी के पहले इंदिरा जी आई थी, लेकिन अगर उस पे 2 बार कोई आया तो मेनका गांधी है, मेनका गांधी आई है। ये तो साहब उसका हाल है, वो तो अपनी कब्र पे जाने को नहीं तैयार है। वो अलग बात है जब वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर उनको या वो रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं, तो साहब की आवाज गायब हो गई। तो रायबरेली से जब वो चुनाव लड़ते हैं, तो उनको फिरोज गांधी याद आ जाते हैं, वरना तो फिरोज की कब्र पे कोई जाने वाला नहीं सर। मैंने तो उस पर बाकायदा एक वीडियो बनाया था, अगली बार आपको भेजूंगा, आप उसको चलाइए। मैं तो ये कह रहा था कि इसीलिए तो आप उनसे जात पूछते हैं तो फिर नाराज हो जाते हैं। नहीं ठीक है, वो नाराज हो जाते हैं, और लेकिन फिर उनको आईना भी दिखाते दिखाते हैं। आप देखिए, जिस दिन से वो जाति कैसे पूछी वाला डायलॉग अखिलेश ने दिया है, जिस दिन से राहुल गांधी ने कहा मेरा अपमान हुआ है, तब से दोनों के वीडियो चल भी तो रहे हैं लगातार, हर टीवी चैनल पे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, धुआंधार चल रहे हैं। मतलब कमाल की बात है साहब, उसमें क्या कहा जाए। और तो अब फिरोज गांधी आइए। एक पारसी थे, और उन्होंने कोई कन्वर्जन नहीं किया था। उनको बाकायदा पारसी विधि से दफनाया गया। तो पारसियों के बारे में भी माना जाता है कि उन्हें कुएं में लटकाया जाता है फॉर द वल्चर्स टू फीड। ठीक है, उनके वो जाते जाते अपना शरीर भी पक्षियों और कीड़ों को दान करके जाते हैं। पर यह सुविधा पूरे भारत में उपलब्ध नहीं है, 3-4 जगह है, जिसमें मुंबई भी एक है। बाकी जगह जहां ये सुविधा नहीं है, वो कुआं नहीं है, उस जगह उनको दफनाया जाता है एकदम मुस्लिम विधि के अनुसार। उनकी कब्र बनती है, वो कब्र भी बनी है, उस पर उनका पत्थर भी लगा है। चांस की बात है, वो पिक्चर, मैंने तो फोटो वीडियो सब बनाया है,
मैं उसको भेजता हूँ, अगली बार आप इसी पे शो कीजिए, मैं जाके मौके से रिपोर्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कहाँ दफन है, कैसे दफन है, गांधी क्या होता है, ज्ञानी क्या होता है, और हुँ, मतलब उनके सब कुछ लिखा हुआ है वहां पे साहब, उनकी कब्र पे ही सब कुछ लिखा हुआ है। हुँ। चलिए, तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। मुझे लगता है कि जिसको हम कहते हैं कि वी हैवंट हर्ड द लास्ट ऑफ इट। अब ये मामला जो है ये अभी और गर्म होगा, और जैसे-जैसे ये गर्म होगा हमें लगातार इस पर चर्चा करते रहनी पड़ेगी। आज को यहीं विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों थैंक यू को सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। अनुपम जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।